बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। मैंने पिछले वीलॉग में आपको बताया था कि 24 घंटे बहुत अहम हैं और अब वो काउंटडाउन चल रहा है। मुज़ाकरात और जंग दोनों की तैयारी हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दिया, लेकिन एक बड़ा ही खौफनाक स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप से मंसूब है और ये अमरीकी मीडिया ने जारी किया है। ये फॉक्स न्यूज़ के ऊपर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने रब्ता किया डोनाल्ड ट्रंप से, और डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज़ को जो एक स्टेटमेंट दिया ईरान के हवाले से, वो बड़ा खौफनाक है। अगर उन्होंने मुआहदे पर दस्तखत ना किए तो पूरा मुल्क धमाके से उड़ा दिया जाएगा। ये अब तक का डोनाल्ड ट्रंप का एक और बड़ा खौफनाक स्टेटमेंट है। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी तहजीब, पूरी सिविलाइजेशन तबाह करने की बात की थी। अब डोनाल्ड ट्रंप ने बात की है कि पूरा मुल्क धमाके से उड़ा दिया जाएगा। वो जर्नलिस्ट हैं, वो ये बताते हैं कि आज सुबह मेरी डोनाल्ड ट्रंप से 20 मिनट तक बात हुई है। उन्होंने मुझे बताया कि अगर उन्होंने इस मुआहदे पर दस्तखत ना किए तो पूरा मुल्क धमाके से उड़ा दिया जाएगा। और साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने जो नाम लिया, उन्होंने कहा स्टीव विटकॉफ ये जा रहा है मुज़ाकरात के लिए और जेरेड कुशनर ये मुज़ाकरात के लिए जा रहा है पाकिस्तान में। एक बात याद रखिएगा कि ये जो दोनों लोग हैं ये इसराइल के ज़्यादा करीब हैं। यानी इनकी अगर पॉलिसी को या इनके स्टेटमेंट्स को आप देखें तो वो इसराइल के साथ बहुत ज़्यादा मैच करते हैं। इन लोगों पे ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये अमेरिका से पहले इसराइल को रखते हैं और इसराइल को हमेशा अहमियत देते हैं। अब ये दो लोग आ रहे हैं और जेडी वेंस जो थोड़े से मोतदल थे, पिछली मरतबा वो आए थे नायब सदर अमेरिका के, उनके बारे में अभी तक कन्फर्मेशन नहीं है। कुछ ज़राए ये कह रहे हैं, यानी अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी सफ़ीर, उन्होंने ये कहा कि जेडी वेंस जाएंगे पाकिस्तान, जबकि कुछ जो वाइट हाउस के ज़राए हैं उन्होंने इस बात को कंफर्म नहीं किया। उन्होंने कहा जी ये दो लोग जाएंगे, सिर्फ स्टीव विटकॉफ जो इस रीजन के अंदर अमेरिका के नुमाइंदे हैं डोनाल्ड ट्रंप के, और दूसरा उनका दामाद जेरेड कुशनर, और ये दोनों लोग इसराइल के बहुत करीब हैं। तो फिर आप मुज़ाकरात में बहुत हार्ड लाइन देखेंगे अमेरिका की जानिब से। डोनाल्ड ट्रंप ने एक और ट्वीट किया, कहा जी ईरान ने कल आबना हुर्मत में गोलियां चलाने का फैसला किया जो हमारे जंगबंदी के मुआहदे की मुकम्मल खिलाफ वर्जी है। इनमें से कई एक फ्रांसीसी जहाज़ और बरतानिया के एक माल बरदार जहाज़ को निशाना बनाकर चलाई गई। ये कोई अच्छी बात नहीं थी, ना है। और साथ ही उन्होंने कहा मेरे नुमाइंदे इस्लामाबाद पाकिस्तान जा रहे हैं, वो कल शाम वहाँ मुज़ाकरात के लिए मौजूद होंगे। ईरान ने हाल ही में ऐलान किया कि वो आबना हुर्मत को बंद कर रहे हैं, जो कि अजीब है क्योंकि हमारी नाकाबंदी इसे पहले ही बंद कर चुकी है। वो अनजाने में हमारी मदद कर रहे हैं और इस रास्ते के बंद होने से नुकसान उन्हीं का होगा। रोज़ाना 50 करोड़ डॉलर्स का नुकसान उन्हें होगा। अमेरिका का कुछ नुकसान नहीं हो रहा। दरहकीकत इस वक्त कई जहाज़ अमेरिका, टेक्सास, लुइसियाना, अलास्का की तरफ जा रहे हैं ताकि वहाँ से सामान लदवा सकें, यानी वो पेट्रोलियम मसनूआत वहाँ मिलती हैं। और ये सब IRGC की बदौलत है जो हमेशा सख्त गिर बनना चाहते हैं। हम एक बहुत ही मुनसिफाना और माकूल डील की पेशकश कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि वो इसे कबूल कर लेंगे, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा ना किया तो अमेरिका ईरान के एक एक पावर प्लांट और एक एक पुल को तबाह कर देगा। अब मज़ीद कोई रियायत नहीं की जाएगी। वो बहुत तेज़ी से और आसानी से ढेर हो जाएंगे, और अगर वो डील कबूल नहीं करते तो ये मेरे लिए एजाज़ की बात होगी कि मैं वो करूँगा जो किया जाना ज़रूरी है और जो गुज़िश्ता 47 सालों से दूसरे अमरीकी सदूर को ईरान के साथ कर देना चाहिए था। अब वक्त आ गया है कि ईरान की इस किलिंग मशीन का खात्मा किया जाए। ये जनाब डोनाल्ड ट्रंप के बड़े सख्त बयानात, और इन स्टेटमेंट से तो लगता है कि खौफनाक जंग हो सकती है। अब इसमें यहाँ पे रशिया ने एक वार्निंग भी जारी की है। ये वार्निंग दूसरी मरतबा जारी की गई रूस की जानिब से, और रूस ने दोनों बार ये वार्निंग तेहरान को जारी की है, ईरान को। मॉस्को की जानिब से तेहरान को दूसरी बाकायदा वार्निंग। पेंटागन सफारती बयानात के बावजूद खित्ते में अपनी फौजी मौजूदगी में तेज़ी से इजाफा कर रहा है। तकरीबन 50,000 फौजी एहलकार, जिनमें डेल्टा यूनिट्स और 82वीं एयरबोर्न डिवीज़न शामिल हैं, बराह रास्त मुदाखलत के लिए आमादगी जाहिर करते हैं। तकरीबन 500 तैयारों की तैनाती का मकसद तनाज़े के आगाज़ में मुकम्मल फ़िज़ाई बरतरी हासिल करना है। तैयारा बरदार बहरी जहाज़ जॉर्ज बुश और स्ट्राइक बहरी जहाज़ों की नकलो हरकत बहरी नाकाबंदी मुकम्मल होने की निशानदेही करती है। इस वक्त का इंतखाब अब जंगबंदी के खात्मे के साथ मुताबिकत रखता है, जो कि मुमकिन तौर पर कशीदगी में इजाफे की तैयारी का इशारा है। तो हमें एक बात याद रखनी है, या तो ईरान को यहाँ पे अमेरिका के साथ एक मुआहदा करना पड़ेगा और डोनाल्ड ट्रंप को कोई फेस सेविंग देनी पड़ेगी। बसूरत दीगर डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत भरपूर और खौफनाक अटैक कर सकता है
ईरान पर। डोनाल्ड ट्रंप की ज़हनी हालत ऐसे है, जिसे यहाँ पे एक मीडिया ने रिपोर्ट भी किया है, और इसके अंदर जो एक वीडियो है वो तो बड़ी खौफनाक है, जो डोनाल्ड ट्रंप के अपने ट्रुथ सोशल के ऊपर लगी हुई थी। और ये स्प्रिंटर प्रेस एजेंसी ये लिखते हैं कि एवरीथिंग इज़ गोइंग टू टेक अ टर्न फॉर द वर्स नाउ, कि बहुत बुरी सूरत हाल बनने जा रही है, ऐसा दिखाई देता है। ट्रंप सीम्स टू हैव लॉस्ट कंट्रोल, शायद ट्रंप जो है वो ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो हवास बाख्ता हो गया है, या उसका खुद पे से कंट्रोल ख़त्म होता जा रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप ने 1 घंटे से भी कम वक्त में 47 पोस्ट कर दी हैं। यानी ये उसका अपना सोशल मीडिया है, वो ट्विटर के ऊपर पोस्ट नहीं करता, अगर कभी करता है तो वो अपना जो ट्रुथ सोशल है वहाँ से उठा के सोशल मीडिया पे डालता है। तो ट्रुथ सोशल के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने जो पोस्टें की हैं वो 47 है, 47 पोस्टें उसने कर दी 1 घंटे से भी कम वक्त में। पाकिस्तान में सबसे तेज़ रफ्तार जो ट्विटर के ऊपर पोस्ट करने वाला आदमी है वो सिद्दीक जान है। सिद्दीक जान भी कभी 1 घंटे में 47 पोस्टों का रिकॉर्ड शायद कायम कर सके, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की फ्रस्ट्रेशन की ये इंतहा है कि उन्होंने अभी जो पोस्टें की हैं वो 47 हैं 1 घंटे से भी कम वक्त में। अब ये चीज़ें बता रही हैं कि खत्ते में होने क्या जा रहा है। बड़े पैमाने पर अमेरिका अपनी कुव्वत बढ़ा रहा है। इस पर मैंने अभी आपको रशिया का एक स्टेटमेंट सुनवाया, उन्होंने जो वार्निंग जारी की है वो मैंने आपको बता दी, और डोनाल्ड ट्रंप के जो बड़े बयानात हैं, जो बड़ी धमकियां हैं, वो भी मैंने आपके सामने रख दी हैं। पाकिस्तान के लिए एक और बड़ा चैलेंज खड़ा हो गया, पाकिस्तान के अर्दली वज़ीर आज़म के लिए, क्योंकि वो ग्रेट लीडर कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप को। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी, लोग कहते हैं मैं अजीम हूँ, लेकिन मैं अजीम नहीं हूँ, मैं अजीम तरीन हूँ। यानी आज के बाद शहबाज शरीफ के लिए नया इम्तिहान है कि लफ्ज़ ग्रेट इस्तेमाल नहीं करना, लफ्ज़ ग्रेटेस्ट इस्तेमाल करना है डोनाल्ड ट्रंप के लिए, और उन्हें यही लफ्ज़ अब इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये नाज़रीन एक तस्वीर देखें आप, ये मैंने स्पेशली आज आपके लिए निकाली है। ख़बरें बहुत ज़्यादा हैं इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। ये देखें जनाब तस्वीर, आप इस तस्वीर में आपको पाकिस्तानी डिक्टेटर नज़र आ रहे हैं। ये देखें, जनरल ज़िया रेगन के साथ, अयूब खान कैनेडी के साथ, बड़ी मुस्कुराहटें, बड़ी खुशियाँ, चेहरे तमतमा रहे हैं। मुशर्रफ बुश के साथ, याह्या जो है वो निक्सन के साथ, और आसिम मुनीर ट्रंप के साथ। अब आप गौर करें कि ये जितने भी पाकिस्तानी मिलिट्री सरबराहान हैं, इनको अमेरिका इतनी अहमियत क्यों देता है, और ये सारे टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल हुए हैं। बाद में इन्होंने पूछा भी नहीं, कभी अमेरिकन इनकी कब्रों पे भी नहीं आए, कभी अमेरिकन इनका बाद में पूछने नहीं आए, इनके ख़ानदान को पूछने नहीं आए। लेकिन जब तक ये इक़्तिदार में रहे, ये आंख का तारा बने रहे अमरीकी सदूर की, क्योंकि वो इनके ज़रिए से अपने काम निकलवाते रहे हैं, और इन्हें बहुत सपोर्ट किया गया अमेरिका की जानिब से। हालांकि ये सारे डिक्टेटर्स थे। तो आज भी हम वही चीज़ें होती हुई देख रहे हैं। अमेरिका पाकिस्तान में एक जालिमाना रिजीम को सपोर्ट कर रहा है। हालांकि उम्मीद ये की जा रही थी डोनाल्ड ट्रंप से, और उसने वादा भी किया था पाकिस्तानी सपोर्टर से, पाकिस्तानी जितने भी ओवरसीज़ हैं उन्होंने ज़्यादातर ने डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट किया था इस वादे पर कि उसने कहा था मैं पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ के लिए कोशिश करूंगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जिन लोगों ने रूल ऑफ लॉ की धज्जियां उड़ाई उनके साथ एक नेक्सस बना लिया। अब सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। एक और चीज़ नाज़रीन, जहां अब अमेरिका अपनी खित्ते में कुव्वत बढ़ा रहा है ना, अमेरिका को एक और आदत है कि वो शो ऑफ करता है। अमेरिका बताता है कि ये उसकी कुव्वत है, इसके ज़रिए से वो दुश्मन के ऊपर रोब डालता है, वो धाक बैठाता है दुश्मन के ऊपर। वहीं जो है वो ईरान ने भी एक स्टेटमेंट जारी किया है। ईरान अपने हथियारों की नुमाइश इस वक्त तो नहीं कर सकता, उसकी मजबूरी है, लेकिन ईरान ने दुनिया को जो है वो हैरान तो की है अपने हथियारों के ज़रिए से, अपनी हिकमत अमली के ज़रिए से। इस वक्त ईरान ये रिस्क नहीं ले सकता कि वो अपने हथियारों को सामने लाए और इस तरीके से वो नुमाइश करे जैसे अमेरिका अपने हथियारों को पूरे रीजन के अंदर फैला रहा है, ऐसे वो अभी नहीं कर सकता। ईरानी पासदारान इनकलाब की एरोस्पेस फोर्स के कमांडर मजीद मूसवी, उन्होंने दावा किया कि ईरान ने अपने मिसाइल और ड्रोन लॉन्चिंग सिस्टम को जंग से पहले के मुकाबले में ज़्यादा तेज़ी और मौसर अंदाज में अपडेट कर दिया है और दोबारा मुकम्मल तौर पे फ़ाल कर दिया है। ये नूर न्यूज़ को उन्होंने एक इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने कहा जनाब के, और एक वीडियो भी साथ जारी की, उसमें उन्होंने कहा कि जंगबंदी के दौरान ईरान ने अपने लॉन्च पैड्स और दिफाई इंफ्रास्ट्रक्चर की मुरम्मत की और ऑपरेशनल तैयारी को नुमाया तौर पर तेज़ किया है। मजीद मूसवी के मुताबिक ईरान के मुकाबले में मुखालिफ फरीक इस वक्फे से फ़ायदा नहीं उठा सका और अपना असले खाने को बहाल करने में नाकाम रहा, जिसके बायस उसे बैरूनी सप्लाई पर इन्हिसार बढ़ाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा उनके मुताबिक जंग का यह मरहला मुखालिफिन के लिए नाकामी पर ख़त्म हुआ है, और साथ ही दावा किया कि खित्ते में आबनाए हुर्मुज़
लबनान और दीगर महाजों पर कभी मुखालिफिन को स्ट्रेटेजिक नाकामियों का सामना करना पड़ा। अब ये ईरान का दावा है, लेकिन एक चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है कि ईरान ने यह कहा कि उनके जो मिसाइल्स हैं या उनके ड्रोन्स हैं वो इंटैक्ट हैं और वो हमला करने की कैपेसिटी रखते हैं। अब नाज़रीन, एक मीटिंग पाकिस्तान में हुई है, मैं इसके बारे में आपको ज़रूर बताना चाहता हूँ, क्योंकि अगर आज मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ कोई हुकूमत पाकिस्तान में होती या कोई पाकिस्तान में ऐसी हुकूमत होती जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी किस्म का इख्तलाफ रखती, तो पाकिस्तान में भूंचाल आ जाना था। भूंचाल किस बात पे आ जाना था, ये खबर है, और ख़बर कोई इस तरीके से दी गई है कि उसको गोल मोल करके देने की कोशिश की गई। खबर ये है कि औरंगज़ेब साहब हैं पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना, उन्होंने एक मीटिंग की है रोथशाइल्ड ग्रुप के साथ। ये रोथशाइल्ड कौन है? ये दुनिया की अमीर तरीन एक फैमिली है रोथशाइल्ड। इनका जो ग्रुप है, इसके अंदर जो सीनियर तरीन लोग हैं, उनसे एक मुलाकात की है फाइनेंस मिनिस्टर औरंगज़ेब ने, और इनकी टीम से मुलाकात करके जो प्लान सामने लाया गया है वो ये है कि पाकिस्तान को री एंटर किया जाए ग्लोबल कैपिटल मार्केट्स के अंदर। ये मामला क्या है, ये लोग कौन है? देखिए, अगर आज इमरान खान की हुकूमत होती या कोई भी ऐसी हुकूमत होती जिसे पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पसंद ना करती, तो रोले पड़ जाने थे कि यहूदियों के एजेंट बन गए, यहूदियों को बेच दिया, मुल्क फारिग कर दिया। रोथशाइल्ड कौन है, थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं आपको बताता हूँ। 16वीं सदी ईस्वी में जर्मनी का एक शहर है फ्रैंकफर्ट, वहाँ से इस खानदान का आगाज़ होता है। रोथशाइल्ड इसका आज पूरी दुनिया में एक मशहूर नाम है इस खानदान का। इन्होंने बैंकिंग की बुनियाद रखी थी, जो जदीद बैंकिंग है। उसने अपने 5 बेटों को मुख्तलिफ दुनिया के जो यूरोप के बड़े बड़े ममालिक हैं, उनके बड़े शहरों के अंदर अपने 5 बेटों को इसी कारोबार में उसने लगाया था। और शुरू में इन्होंने फ्रैंकफर्ट में, पेरिस में, लंदन में, वियना में और नेपल्स में, हर जगह पे इन्होंने कारोबार शुरू किया। ये हाउसिंग का काम करते हैं, हथियारों का काम करते हैं, माइनिंग का, बैंकिंग का, एनर्जी का, फूड्स का, इंजीनियरिंग का, इंटरटेनमेंट का, क्लब्स का, क्रिप्टो का, शराब का, मवासलात का, टेक्नोलॉजी का, आलमी मालियाती कारोबारों में हर तरफ ये ख़ानदान शामिल है। ये ख़ानदान इतना ताकतवर है कि ये पहली और दूसरी जंग अज़ीम के बीच में या उससे आगे पीछे के टाइम में ये ममालिक को कर्जे देते रहे। इनके पास इतने बड़े पैमाने पर सरमाया था। तो ये एक ख़ानदान है जिसने इसराइल को भी खड़ा किया था। इसराइल जब बना ना, तो उससे पहले एक बहुत बड़ा मुआहदा है जिसको तारीख के अंदर हमेशा याद रखा जाएगा, वो बाल्फोर डिक्लेरेशन है। एक डिक्लेरेशन है बाल्फोर डिक्लेरेशन। ये जो डिक्लेरेशन है ये आर्थर जेम्स बाल्फोर ने लिखी थी, और ये एक डिक्लेरेशन जो भिजवाई गई थी वो रोथशाइल्ड फैमिली के उस वक्त के सरबराह लियोनल वॉल्टर को भेजी गई थी। लियोनल वॉल्टर, इसको ये भेजी गई थी डिक्लेरेशन, और ये लिखी थी बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा ने। और इसके मुताबिक बरतानिया ने ये फ़ैसला कर लिया था या ये डिक्लेयर कर दिया था कि फ़लस्तीन के अंदर यहूदियों की आबादकारी होनी चाहिए और उन्हें वहाँ जगह मिलनी चाहिए। सबसे पहले जो रोथशाइल्ड फैमिली है, इनके पास क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसा था, तो इन्होंने बेशुमार ज़मीनें खरीदी फ़लस्तीन में, और वो ज़मीनें खरीदते गए और वहाँ पर यहूदियों की आबादकारी होती गई। फिर एक एक करके यहूदियों के काफ़िले वहाँ पे पहुँचना शुरू हुए और बड़े पैमाने पर वहाँ आबादकारियाँ हुई। तो इसराइल की बुनियाद के अंदर ये फैमिली रोथशाइल्ड शामिल है, और जितना इन्होंने इसराइल को सपोर्ट किया है और आज तक कर रहे हैं, कमाल सपोर्ट है सहूनियों के साथ। यानी यहूदियों में 2 तरह के तबकात हैं। कुछ ये समझते हैं कि रियासत नहीं बनानी चाहिए, इसराइल गलत है, वो नहीं बनना चाहिए था। कुछ ये समझते हैं कि नहीं, बिल्कुल ये बनना चाहिए था। तो सहूनियों का ये मानना है कि ठीक है। तो ये इन्होंने बहुत सपोर्ट किया रोथशाइल्ड ने, और अब ये पाकिस्तान के साथ मईशत के मामलात को देख रहे हैं। तो इसका मतलब फिर आप समझ जाएं, यानी मुझे बज़ाहिर ऐसा दिखाई देता है कि इसराइल अब अपने फाइनेंसर्स के ज़रिए से पाकिस्तान को इस बात का यकीन दिला रहा है कि हम आपकी मईशत को भी संभालेंगे। यानी अब पाकिस्तान की मईशत को संभालने के लिए जो दिखाई दे रहा है इस मुलाकात के बाद, वो ऐसा है कि जो इसराइल के सपोर्टर्स हैं या जो खुद इसराइल के बनाने वाले हैं, वो अब पाकिस्तान को इस भंवर से निकालेंगे जिस पे पाकिस्तान मईशत में फंस गया है। ये अगर देखें ना, एक डेवलपमेंट है ना, एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। मैं इसको ऐसे रिपोर्ट कर रहा हूँ और आपको इस फैमिली का बैकग्राउंड बता रहा हूँ। मैंने किसी पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आज पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के मफाद के खिलाफ कोई हुकूमत होती तो उन्होंने पाकिस्तान में आग लगवा देनी थी। मौलवी सड़कों पे होते, मजहबी इंतहा पसंद हर तरफ से निकल आते, यहाँ से फलाना फतवा आ जाता,
अब कोई मौलवी नहीं बोलेगा, मुफ्ती मुनीब आप देखेंगे कोई स्टेटमेंट नहीं है, आप देखेंगे जो और दीगर मुफ्तियान हैं बहुत बड़े बड़े पाकिस्तान में, किसी का कोई स्टेटमेंट नहीं आएगा, कोई नहीं कहेगा कि आप रोथशाइल्ड के साथ आपने मुलाकात क्यों की, आप उनके साथ कौन से मालियाती मामलात कर रहे हैं। देखिए ये खालिसतन मालियाती मामलात हैं, आप जो बाकी पैसा लेते हैं वो आप किन से लेते हैं, वर्ल्ड बैंक कौन है, IMF कौन है, और बाकी लोग भी ऐसे ही हैं। लेकिन किस तरीके से पाकिस्तान में इन चीज़ों को मैनिपुलेट किया जाता है, किस तरीके से पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट नफरत को बेचती है और उसको इस्तेमाल करती है, ये हमने हमेशा देखा है। बहरहाल ये चीज़ें मैंने आपके सामने रख दी हैं, अब देखते हैं इसके ऊपर हुकूमत क्या कहती है। बाल्फोर डिक्लेरेशन मैंने आपको थोड़ा सा बताया, ये 1917 में था और तब से अब तक जो है वो इसके असरात आज भी 100 साल से ज़्यादा गुजर गए, लगभग 109 साल हो गए, इसके असरात आज भी मौजूद हैं दुनिया में। नाज़रीन वैसे भी पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है या मईशत है या बाकी चीज़ें हैं वो सारी की सारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में है। मिसाल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे एक खबर देता हूँ, कुछ नए एम्बेसडर्स या सफ़ीर जो हैं जो दीगर मुल्कों के अंदर जाएंगे वो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर भर्ती किए गए हैं। हालांकि आपकी फ़ॉरेन सर्विस में बेशुमार अफसरान हैं, उनको लगाया जा सकता था जिनके पास एक्सपीरियंस भी है, लेकिन अपने वफादारों को भिजवाना होता है ना, और जब फ़ौज कंट्रोल करती है चीज़ों के ऊपर तो फिर वो अपने बंदे लगाती है। तो ये 15 बंदे अभी अपॉइंट किए गए हैं हुकूमत की जानिब से और कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर इनको अपॉइंट किया गया, यानी अब कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हमारे सफ़ीर जाएंगे और जाके दुनिया में हमारी सफारतकारी करेंगे। अंदाज़ा करें आप, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर सफ़ीर रखे जा रहे हैं जिन्होंने सारी ज़िंदगी यही काम किया है फॉरेन ऑफिस में, उनको नज़रअंदाज कर दिया गया। ये जो 15 बंदे रखे गए हैं इनमें ज़्यादातर फ़ौजी बैकग्राउंड के हैं, यानी इनके अंदर बहुत सारे नाम है फ़ौजियों के, मैं क्या नाम लूँ, लेकिन आपको मैं मुल्कों के नाम बता देता हूँ। नाइजीरिया के अंदर एक जा रहा है, एक जो है वो जॉर्डन में उर्दन में जा रहा है, एक जो है वो तुर्कमानिस्तान में जा रहा है, एक जो है श्रीलंका में जा रहा है, एक सीरिया में जा रहा है शाम में, और इसी तरह एक और फ़ौजी ऑफिसर जो है वो जा रहा है वियतनाम में, एक कतर में जा रहा है, यूक्रेन में भी एक फ़ौजी ऑफिसर ही है रिटायर जिसको भिजवाया जा रहा है, और इसके अलावा मालदीव्स के अंदर जो है वो एक रिटायर ऑफिसर जो है वाइस एडमिरल, उनको भिजवाया जा रहा है। शानदार जगह है मालदीव, और नाइजर के अंदर भिजवाया जा रहा है। अलग अलग मुल्कों के अंदर ये तकरीबन 15 ममालिक हैं, वहाँ पे ये अब सफ़ीर भिजवाए जा रहे हैं और उनमें ज़्यादा लोग वो हैं जो मिलिट्री ऑफिसर रिटायर्ड है। तो पूरी तरह से जो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी है वो कंट्रोल में चली गई है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के, और ये सियासतदानों के लिए एक बड़ी नाकामी है। अगर फ़ौजी बनाएंगे खारजा पॉलिसी और मईशत की पॉलिसी और दीगर इंटरनल पाकिस्तान के मामलात में, सियासी मामलात में मुदाखलत करेंगे तो पाकिस्तान कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा। 4 कदम आगे बढ़ेगा तो 8 कदम पीछे आ जाएगा। आपको कभी कभी दिखाई देता है पाकिस्तान आगे जा रहा है, अच्छा भी लगता है, लेकिन फिर पाकिस्तान पीछे आ जाता है। वजह यह है कि इनकी पॉलिसी के अंदर कभी भी वो अक्ल और फहम नहीं होता जो एक सियासतदान की पॉलिसी के अंदर होता है। देखिए जिसके हाथ में बंदूक होती है ना उसका दिमाग थोड़ा सा कम काम करता है, ये बात मैं आपको बार बार कहता रहता हूँ। अभी देखें ना, वक्ती तौर पे छोटे मोटे फ़ायदे के लिए ये जो अजीबोगरीब काम किया जा रहा है उसको भी आप समझिए। ये छोटा मोटा फ़ायदा है ना, अभी इस जंग के अंदर जनाब हमारी वाहवाकारी हो जाएगी, हमें शाबाशी मिल जाएगी, लेकिन हम अपना लंबा नुकसान कर लेंगे। बहुत सारे ऐसे टाउट्स हैं, बहुत सारे ऐसे पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाने वाले लोग हैं, वो लोग अब ईरान पे तनकीद शुरू कर चुके हैं। भैया आप अमेरिका पे तनकीद कर सकते हैं, इसराइल पे भी कर सकते हैं, ईरान पे भी कर सकते हैं, लड़ाई इन तीनों के बीच में ना, लेकिन ज़्यादा वो ईरान पे तनकीद करते हैं और जिम्मेदारी ईरान के ऊपर डालते हैं। ये चीज़ कल को नुकसान पैदा करेगी और ये खाते में पड़ेगी पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के। हौसियों ने यह कह दिया है कि अगर ये जंग दोबारा शुरू हो जाती है तो हम बहरे अहमर को बंद कर देंगे और वो बाब मंदब से बंद करेंगे। मैंने आपको वो एरिया दिखाया हुआ है, फिर कभी निश्चय से आपको सारी सिचुएशन में समझाऊंगा एक आधे दिन में। तो वो कहते हैं जी हम बाब मंदब से इसको बंद कर देंगे। ये एक बड़ी अजीबोगरीब सिचुएशन पैदा हो जाएगी पूरे रीजन में। हम इस पर नज़र रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश की है, बड़ा जोर लगाया है, इनको भी मनाया उनको भी मनाया, डोनाल्ड ट्रंप के इतने पाकिस्तान ने खुशामद की है। अगर ये जंगबंदी हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है, थोड़ी बहुत फेस सेविंग पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप को ले दे, क्योंकि उसे सिर्फ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से और शहबाज शरीफ से उम्मीद है, दुनिया में और तो कोई उसको फेस सेविंग लेकर दे नहीं रहा। तो अगर ये हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, सबकी बचत हो जाएगी। वरना फिर हम नज़र रखेंगे, खबरें आप तक पहुंचाएंगे। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।